एक बार अपनी हिंदी की रिवीजन की क्लास में। आज हम जिस घटक का रिवीजन करने वाले हैं वो घटक जो है वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे रोज़ के जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हमें इस आज के घटक की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे आज के घटक का जो टॉपिक है, आज का हमारा जो घटक है वो है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, पत्र लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। आज फिर से उसका एक बार हम रिवीजन करेंगे ताकि वो हमें अच्छी तरह से याद रहे और हम अपने पत्र लेखन के प्रश्न में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के घटक की ओर। पत्र लेखन का प्रश्न जो है वो उपयोजित लेखन, आपका जो पिछली क्लास में भी मैंने आपको सिखाया, निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपके पांचवें विभाग, प्रश्न पत्र के पांचवें विभाग यानी उपयोजित विभाग या रचना विभाग के अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये पत्र लेखन का जो प्रश्न है वो उपयोजित लेखन का प्रश्न है। पत्र लेखन में सबसे पहले हमें समझना होता है पत्रों के प्रकार। ये हम सबको पता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पत्र की आवश्यकता के अनुसार इसके प्रकारों को हम विभाजित करते हैं। तो मुख्य रूप से जो पत्र है वो दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जिसे अंग्रेजी में आप औपचारिक को फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। आज के इस रिवीजन की क्लास में हम दोनों पत्रों में से दूसरे प्रकार का जो पत्र है अनौपचारिक पत्र, इसका रिवीजन आज करने वाले हैं। हालांकि एक ही क्लास में दोनों पत्र का एक साथ रिवीजन नहीं हो सकता, इसलिए आज हम सिर्फ अनौपचारिक पत्र के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसे समझेंगे, फिर से ध्यान में रखेंगे। और दूसरा जो पत्र का हमारा प्रकार है वो हम अगली क्लास में लेंगे। तो आज का हमारा पत्र लेखन का जो विषय है, पत्र लेखन का जो दो घटकों में से एक घटक का चुनाव हमने किया है वो है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हाल चाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना देने आदि के लिए किया जाता है। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के लिखावट में बहुत ही ज्यादा फर्क है। अनौपचारिक पत्र जो हम लिखते हैं वो हमारे जो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, मित्र हो या भाई बहन हो, माता पिता हो, ऐसे लोगों को हम ये पत्र लिखते हैं। अब अनौपचारिक पत्र की विशेषता क्या होती है कि इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। हम अपने शब्दों को खुले तौर पर जो हम कहना चाहते हैं वो उस पत्र में लिख सकते हैं। इधर उधर की बातों का भी समावेश उसमें होता है। शब्दों की संख्या जो है असीमित होती है, यानी आप अनौपचारिक पत्र को एक पेज का लिखो, एक पन्ने का लिखो, दो पन्ने का लिखो, इसकी कोई बाधा नहीं होती है। तो अनौपचारिक पत्र की ये विशेषताएं होती हैं। अब अनौपचारिक पत्रों में भी कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार से ये अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं।
वो उसके विषय के अनुसार ये पत्र प्रकार जो है ये बनाए गए हैं। तो अनौपचारिक पत्रों के जो प्रकार है उसमें पहला प्रकार आता है बधाई पत्र, यानी ऐसे पत्र जो हम किसी को बधाई देने के लिए लिखते हैं। अब ये बधाई आप किसी भी चीज से संबंधित दे सकते हो। प्रश्न परीक्षा में जो आते हैं उसमें आपका भाई जो है वो अपनी कक्षा में प्रथम आया, तो उसे बधाई देने के लिए पत्र लिखिए। या आपका मित्र जो है वो किसी स्पर्धा में प्रथम आया है या जीत गया है, या उसे नई नौकरी लगी है, उसको बधाई देने के लिए पत्र लिखिए। तो इस तरह से जो हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए या बधाई देने के लिए पत्र लिखते हैं, वो पत्र के प्रकार जो है वो बधाई पत्र में आते हैं। लेकिन ये बधाई पत्र भी अनौपचारिक पत्र ही है। दूसरा है शुभ कामना पत्र, यानी सामने वाला जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, यदि वो किसी नए कार्य की शुरुआत करने जाता है, तो उस नए कार्य की शुरुआत करने हेतु हम अपनी तरफ से उसे जो शुभकामनाएं भेजते हैं, उस प्रकार के पत्रों को हम शुभ कामना पत्र कहते हैं। निमंत्रण पत्र, इस प्रकार का पत्र आपको अधिक पूछा जाता है, बधाई पत्र या निमंत्रण पत्र। निमंत्रण जैसे आपका जन्मदिन है, आपको मित्रों को आमंत्रित करना है, या आपके घर में कोई पूजा समारोह या शादी समारोह है, आपको अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को जो आपसे दूर हैं उन्हें आपको आमंत्रित करना है। तो इस प्रकार के पत्र जो हम किसी प्रकार का निमंत्रण देने के लिए लिखते हैं, लोगों को बुलाने के लिए लिखते हैं, ऐसे पत्र जो है वो निमंत्रण पत्र कहलाते हैं। अगला आता है विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र। अब यहाँ पर इस कैटेगरी में वो हर तरह के पत्र आ जाते हैं जो किसी विशेष अवसर पर लिखे गए हों, जिनके विशेष समय में आवश्यकता पड़ी हो। सांत्वना पत्र, किसी के साथ कोई दुखद घटना घटी या कोई दुर्घटना हो गई, तो उसका ढाढ़स बंधाने के लिए, उसका बोझ जो है, उसका दुख जो है कम करने के लिए हम जो पत्र लिखते हैं वो होता है सांत्वना पत्र। जैसे आपका मित्र या आपका भाई बहन या आपका कोई भी करीबी यदि परीक्षा में फेल हो जाए, तो ये उसके लिए बहुत ही दुख की बात होती है। तो उसके उस दुख के समय में उसके साथ खड़े रहने के लिए आप जो पत्र लिखेंगे वो पत्र आएगा सांत्वना पत्र की श्रेणी में। अगला है किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, यानी जब आप ऐसे पत्र अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं जिसमें आप अपने से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित कोई जानकारी दे रहे हैं। जैसे एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि आप छात्रावास में रह रहे हैं, यानी हॉस्टल में रह रहे हैं, वहां आप एक हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुए हैं, तो आपको अपने घर वालों को आपके छात्रावास के बारे में जानकारी देनी है। कैसे आपका छात्रावास है, कैसे चलता है, कैसे खाना पीना होता है, कैसे लोग हैं, कैसे बच्चे हैं। तो इस तरह की जानकारी जब हम पत्र के माध्यम से देते हैं तो वो होता है किसी प्रकार की जानकारी देने वाला पत्र। अगला है कोई सलाह देने के लिए पत्र, यानी जब आप सामने वाले को उसकी मदद करने हेतु किसी विषय से संबंधित कोई सलाह दे रहे हैं, तो वहां वो पत्र जो है वो इस सातवें प्रकार की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र, यानी हम व्यक्तिगत अपने व्यक्तिगत संपर्क के लोगों को जो पत्र लिखते हैं, वो अपने विषय के अनुसार अलग अलग पत्रों के प्रकार की श्रेणियों में रखे जाते हैं। उसमें हमने ये 7 प्रकार के पत्र देखे: बधाई पत्र, शुभ कामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, और कोई सलाह आदि देने के लिए। इस तरह से ये अनौपचारिक पत्र के प्रकार हैं। अब ये जो मेरी स्लाइड है, ये आपके पत्र लेखन का, अनौपचारिक पत्र लेखन का सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। इस स्लाइड पे जितने मुद्दे हैं, अगर आप उसको याद कर लेंगे क्रम से, तो आपको पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन करने के लिए जब आप बैठेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पत्र का प्रारूप, हमारी स्लाइड का नाम है पत्र का प्रारूप।
पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए जब आप परीक्षा में अनौपचारिक पत्र लेखन करने के लिए बैठेंगे या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जब कभी पत्र लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर जो पत्र का प्रारूप दिखाया गया है इसी प्रकार के प्रारूप में पत्र लेखन करना अपेक्षित होता है। तो इस पत्र के प्रारूप को आप ध्यान से समझेंगे। पत्र के प्रारूप में सबसे पहला मुद्दा आता है दिनांक। चाहे आप अनौपचारिक पत्र लिखें, चाहे आप औपचारिक पत्र लिखें, आपका पहला मुद्दा हमेशा जो है वो दिनांक ही होता है। तो पत्र जो है नए पत्र लेखन के नए नियम के अनुसार आपको अब पत्र लेखन जो है हमेशा आपकी बाईं तरफ ही सारी चीजें, जितनी भी चीजें, दिनांक, नाम, पता, आपकी विषय वस्तु, आपके हस्ताक्षर, सब कुछ अब आपको अपने बाईं तरफ ही, पन्ने के बाईं तरफ ही लिखना है। पहले हम कुछ चीजें दाईं तरफ लिखते थे, कुछ चीजें बाईं तरफ लिखते थे। तो अब नए पत्र लेखन के नियम के अनुसार वो चीजें जो है वो बदल दी गई है। तो अब जो भी बातें आप पत्र में लिखेंगे वो सब आप पत्र के बाईं तरफ ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आता है पत्र के प्रारूप में सबसे पहला मुद्दा दिनांक का। हमेशा पत्र लेखन की शुरुआत आप दिनांक लिखकर ही करेंगे। दूसरा है संबोधन। दिनांक के बाद आता है संबोधन। आप जिसे भी पत्र लिख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, उसके लिए उपयोग किया जाने वाला जो आपका शब्द है, उपयोग किया जाने, उसके लिए जो भी बुलाने के लिए आप जो उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं संबोधन। तो दिनांक के बाद का मुद्दा आता है संबोधन। दिनांक के बाद दूसरा मुद्दा है संबोधन। तीसरा है अभिवादन। तीसरे नंबर पे आप हमेशा अभिवादन लिखेंगे। तो हमारे पत्र के प्रारूप में सबसे पहले शुरुआत की हमने दिनांक से, फिर हमने लिखा संबोधन, उसके बाद अभिवादन, उसके बाद आता है पत्र का प्रारंभ। अनौपचारिक पत्र में तीन चीजें ऊपर लिखने के बाद, तीन चीजें कौन कौन सी? दिनांक, संबोधन और अभिवादन। इतना लिखने के बाद हम अपने पत्र का प्रारंभ करेंगे। फिर विषय विवेचन। अब आपको इस विषय विवेचन के विभाग के अंतर्गत जो भी आपको पत्र लेखन का विषय दिया गया है, उस विषय को साथ में रखकर, उस विषय को पकड़कर ही आपको पत्र लेखन करना है। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि हम अनौपचारिक प्रकार के पत्र में इधर उधर की बातें कर सकते हैं, उसकी हमें पूरी छूट है। लेकिन साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रश्न पत्र में जिस विषय का जिक्र किया गया है, प्रश्न पत्र में, अनौपचारिक पत्र जिस विषय से संबंधित लिखने के लिए कहा गया है, उस विषय का विवेचन आपके अनौपचारिक पत्र में आना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पांचवा महत्वपूर्ण मुद्दा है विषय विवेचन। आगे है समापन, यानी आपका तीसरा पैराग्राफ। पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन जो है वो 3 पैराग्राफ्स का बन जाता है। पहला प्रारंभ, आप पत्र का प्रारंभ कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं। दूसरा विषय विवेचन कैसे करते हैं, यानी जो विषय आपके प्रश्न पत्र में दिया गया है उस विषय का विवेचन कैसे करते हैं। और अंत में समापन, तीसरा पैराग्राफ जो है वो समापन का, विषय का अंत या पत्र का अंत कैसे आप करते हैं। समापन का एक पैराग्राफ या 2 से 3 लाइंस, और उसके बाद ठीक उसके नीचे आएंगे आपके हस्ताक्षर, यानी आपकी सिग्नेचर। फिर हस्ताक्षर के बाद आपका नाम, पूरा नाम यहाँ लिखेंगे, पता, पूरा पता, और अंत में ईमेल आईडी। पहले पत्र लेखन में ईमेल आईडी की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 साल से हमारे पत्र लेखन का स्वरूप जो है वो बदल दिया गया है, नए नियम इसमें लाए गए हैं। तो उसके अनुसार अब हमें पत्र लेखन में ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। इसको आप अच्छी तरह से रट लेंगे। पहले कौन सा मुद्दा आना चाहिए, बाद में कौन सा मुद्दा आना चाहिए। जब ये पूरे 11 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका पत्र जो है वो हमेशा सही होगा।
पत्र के प्रारूप में सबसे पहले आप लिखेंगे दिनांक, फिर संबोधन, उसके बाद अभिवादन, उसके बाद प्रारंभ, विषय विवेचन, समापन, हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी। यहाँ नीचे जो हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी है वो पत्र लिखने वाले का होगा। जो पत्र का लेखन कर रहा है उसका नाम, पता और ईमेल आईडी यहाँ पर आएगी। तो ये आपके अनौपचारिक पत्र का प्रारूप था। अब जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने दिनांक के बाद संबोधन देखा कि संबोधन, अभिवादन और समाप्ति, ये 3 चीजें हमने देखी। दूसरे नंबर पे है संबोधन, तीसरे पे अभिवादन और छठे नंबर पर है समापन। तो ये सब करते समय यानी जब हम पत्र में संबोधन लिखते हैं तो हमें किस तरह के शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जब हम अभिवादन लिखते हैं तो किस तरह के शब्द आने चाहिए, और समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सबसे पहला, हम पत्र जो है वो 2 तरह के, ज्यादातर पत्र हम अनौपचारिक पत्र जो है वो 2 तरह से लिखते हैं। एक तो अपने से बड़े को और दूसरा अपने से छोटों को या अपने बराबर वालों। अपने से बड़े में हमारे सारे रिश्तेदार, जो हमारे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और बुआ फूफा, जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो सारे अपने से बड़ों में आ जाते हैं। अपने से छोटे या अपने से बराबर वाले, जो आपके मित्र हैं वो आपके बराबर वाले हो गए, जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो आपसे छोटे में आ गए। तो इस तरह से संबोधन, अभिवादन और समाप्ति लिखते समय हमें पत्र किसको लिख रहे हैं उस तरह से इन शब्दों का चुनाव करना चाहिए। जैसे यदि आप अपने से बड़े आदरणीय व्यक्तियों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में हमें किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए? आदरणीय, पूजनीय, पूज्य या श्रद्धेय। ठीक है। दिनांक, सबसे पहले पत्र लेखन करते समय दिनांक के बाद जो संबोधन लिखा हुआ है तो वहां पर संबोधन ये शब्द नहीं लिखना है। संबोधन यानी हम किस नाम से उन्हें बुला सकते हैं, कौन से उनको कैसे उन्हें आदर दे सकते हैं, किन शब्दों से, वहां पर वो शब्द आने चाहिए। तो दिनांक के बाद आप आदरणीय, पूजनीय, पूज्य या श्रद्धेय, इन चारों शब्दों में से कोई भी एक शब्द का चुनाव करके वहां लिख सकते हैं। ठीक है। तो दिनांक के बाद आ गया ये 4 शब्दों में से कोई भी एक शब्द। ये संबोधन किसके लिए है? जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमारे बड़े, हमसे बड़े जो हमारे संबंधी हैं उनके लिए हम इन 4 संबोधनों में से किसी एक संबोधन का प्रयोग करेंगे। अगला मुद्दा है अभिवादन। हम उनका अभिवादन कैसे करेंगे? तो उनका अभिवादन, जो हमसे बड़े हैं उन्हें अभिवादन करते समय हम लिख सकते हैं सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। इन 3 अभिवादन शब्दों में से हम किसी भी एक अभिवादन का उपयोग अपने से बड़े संबंधियों के पत्र लेखन में कर सकते हैं। तीसरा आता है समाप्ति, यानी जब पत्र लेखन हमारा समाप्त हो जाता है, जब मेरा विषय विवेचन जो है, जितना मुझे बातें लिखनी थी वो लिखकर समाप्त हो जाती है, तो अंत में हम जो लिखते हैं, पत्र का अंत करने के लिए जिन शब्दों का हम चुनाव करते हैं तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? तो सामने वाला यानी जिसको मैं पत्र लिख रही हूँ वो मुझसे बड़ा है, इसलिए मेरी समाप्ति किस प्रकार की होगी? आपका बेटा, यदि मैं अपने पिता को पत्र लिख रही हूँ तो आपका बेटा या आपकी बेटी। अगर दादा को लिख रही हूँ या नाना को लिख रही हूँ तो आपका पोता या आपकी पोती, आपका नाती, आपकी बेटी, नातिन। चाचा जी को लिख रही हूँ तो भतीजा या भतीजी। तो इस तरह से जो भी आपका बड़ा है उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, उस हिसाब से आप इस समाप्ति शब्द का चुनाव कर सकते हैं। तो ये पहला मुद्दा हमने क्या देखा? संबोधन, अभिवादन और समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जब हम
किसी अपने से बड़े व्यक्ति को पत्र लिखते हैं। तो जब हम अपने से बड़े व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में हम आदरणीय, पूजनीय, पूज्य या श्रद्धेय जैसे शब्दों का चुनाव कर सकते हैं। अभिवादन के अंतर्गत हम सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श या सादर नमस्कार जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और समाप्ति पर हम आपका बेटा, आपका पोता, आपकी नाती, आपकी बेटी, आपकी पोती, आपकी नातिन या आपका भतीजा, इस तरह से शब्दों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये संबोधन, अभिवादन और समाप्ति के शब्द उनके लिए है जो हमसे बड़े हैं। अब दूसरा आता है कि अपने से छोटों, जो हमसे छोटे हैं या जो हमारे बराबर के हैं, उनके लिए हम कौन से संबोधन, अभिवादन और समाप्ति के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमसे छोटे हैं या जो हमसे बराबर हैं, उनके लिए संबोधन शब्द हैं प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम उनके लिए कर सकते हैं जो हमसे छोटे हैं या हमारे बराबर हैं। अभिवादन, अब ऐसे व्यक्तियों के लिए अभिवादन कैसे होने चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं अभिवादन में? मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद। समाप्ति, पत्र की समाप्ति पर हम क्या लिख सकते हैं? तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा लिखकर भी छोड़ सकते हैं। तुम्हारा मित्र, ये भी लिख सकते हैं। तुम्हारा हितैषी, इतना भी लिख सकते हैं, या तुम्हारा शुभ चिंतक। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे शब्द हमें तब उपयोग करना है जब हम पत्र लेखन किसी अपने से छोटे भाई बहन या अपने बराबर वाले मित्रों को लिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम संबोधन के लिए प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अभिवादन में मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद। और समाप्ति में तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक। इस तरह से ये दो बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब हमें कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। जो हमसे बड़े हैं उनके लिए हमेशा अलग शब्द आते हैं और आदरणीय शब्द आते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। और अपने से बराबर वालों के लिए आप इस प्रकार के शब्दों का चुनाव कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बातें आप ध्यान में रखेंगे। आगे एक उदाहरण देखते हैं हम पत्र लेखन का कि किस प्रकार के अनौपचारिक पत्र हमारी परीक्षा में आते हैं और उसे हमें लिखना कैसे है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, चाचा को जन्मदिन के उपहार का धन्यवाद करने के लिए पत्र लिखें। अब ये प्रश्न भी आपको दो तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ऐसा होगा जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सिर्फ एक लाइन का ये प्रश्न होगा, जैसे यहाँ पर है, चाचा को जन्मदिन के उपहार का धन्यवाद करने के लिए पत्र लिखें। दूसरा प्रश्न होता है दूसरे प्रकार का, जिसमें आपको नाम, पता सब कुछ दिया हुआ होता है कि फलाना फलाना इस जगह से अपने चाचा को उपहार के लिए धन्यवाद देने हेतु यहाँ यहाँ इस नाम के व्यक्ति को पत्र लिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जो नाम और पते का चयन करेंगे वो उसी प्रश्न में से होना चाहिए। लेकिन जिस प्रश्न में नाम और पता ना दिया गया हो तो वहां पर आप काल्पनिक रूप से किसी भी नाम और पते का चुनाव कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक सीधा एक लाइन का प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें नाम और पता कुछ भी दिया गया नहीं होता। और दूसरा प्रश्न आता है कि जिसमें नाम, पता, भेजने वाले का नाम पता भी और जिसको लिखना है उसका नाम पता भी दिया गया होता है। तो जिस प्रश्न में नाम पता नहीं दिया गया है वहां पर आप काल्पनिक रूप से किसी भी एक नाम पते का चुनाव करके पत्र लेखन कर सकते हैं।
लेकिन यदि प्रश्न में नाम और पता दिया हुआ है तो आपको पत्र लेखन करने के लिए उसी नाम और उसी पते का उपयोग करना है। आप वहां पर काल्पनिक नाम पता नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि चाचा जी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर कोई उपहार भेजा था, अब उनका धन्यवाद करने के लिए मुझे ये पत्र लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा पत्र प्रकार आ जाता है? धन्यवाद पत्र, थैंक यू लेटर आ जाता है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था, हमारे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है, सबसे ऊपर आना चाहिए दिनांक। दिनांक लिखते समय आप ध्यान में रखोगे, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हो या तो उस दिन का दिनांक लिखो या फिर पूर्व की कोई तारीख आप डाल सकते हो, लेकिन परीक्षा जिस दिन है या जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उसके बाद की तारीख आपको नहीं डालनी है। ठीक है, तो या तो आप उस दिन की तारीख डालो या पिछली कोई तारीख डालो। सबसे पहला हमारा मुद्दा है दिनांक। उसके बाद आता है संबोधन। तो संबोधन में हमने क्या देखा था, क्योंकि ये पत्र हम अपने चाचा जी को लिख रहे हैं और चाचा जी का कैसे पत्र की श्रेणी में आते हैं, जो हमसे बड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने संबोधन का चुनाव किया है, पूजनीय चाचा जी। आगे है अभिवादन। उनका अभिवादन मैं कैसे करूंगी, तो सादर चरण स्पर्श। ये मेरा तीसरा मुद्दा हो गया, अभिवादन। सबसे पहले हमने लिखा दिनांक, उसके बाद हमने लिखा संबोधन, उसके बाद अभिवादन। अब यहाँ पर शुरू होता है हमारे पत्र का प्रारंभ। अगला मुद्दा था हमारा चौथा, प्रारंभ। तो यहाँ हमें शुरू करना है अपना पत्र। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अनौपचारिक पत्रों में हम इधर उधर की बातें कर सकते हैं। हम अपने मन मुताबिक चाचा जी से बात करने के लिए जो भी मेरी इच्छा है वो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। यहाँ पर शब्दों का कोई बंधन नहीं है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि आपको समय का बंधन जरूर है। तो क्योंकि टीचर ने कहा था कि अनौपचारिक पत्र में 2 पन्ने का भी लिख सकती हूँ, 4 पन्ने का भी लिख सकती हूँ, तो ठीक है, लेकिन जब आप व्यवहारिक जीवन में लिखोगे आपको ढेर सारी बातें करनी होगी, तो आप ऐसे लिखिए। लेकिन परीक्षा में क्योंकि हमारे पास समय सीमा होती है, तो मैं बिल्कुल आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी या कम से कम समय का प्रयोग करके आपको अच्छे से अच्छा पत्र लेखन करना है। ठीक है, तो वहां पर आप 2-3 पन्ने का पत्र लेखन करने बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो यहाँ हम पत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। पत्र का प्रारंभ आप सीधे उपहार के लिए धन्यवाद देने से नहीं कर सकते, आपको थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें उसमें लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने प्रारंभ में लिखा है कि मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। चाचा जी, पिछले सप्ताह मेरा जन्मदिन था और मुझे वह पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने ना आने का कारण बताया था। मैं उस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। मैं आपके आने की उम्मीद लगाकर बैठा था और आपने ना आकर सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब ये प्रारंभ यदि आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि अभी तक जितना भी हमने इस पत्र में लिखा वो उपहार से संबंधित बिल्कुल नहीं है। यानी हमारा प्रश्न का जो विषय था, प्रश्न का मुख्य विषय क्या है, उपहार के लिए धन्यवाद देना। चाचा जी को मुझे पत्र लिखना है, उन्होंने मुझे जो उपहार भेजा था उसका धन्यवाद कहने के लिए। तो अभी तक उस उपहार शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हमारे पत्र का प्रारंभ है। अनौपचारिक पत्र में प्रारंभ करते समय हमेशा आपको यहाँ वहाँ की थोड़ी बहुत बातें डालनी है, हालचाल पूछना है, अपना हाल बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पत्र का प्रारंभ करेंगे। अब दूसरा हमारा जो पैराग्राफ आता है वो आता है हमारा विषय विवेचन। यानी अब इस पैराग्राफ के अंतर्गत या इस परिच्छेद के अंतर्गत आपको अपने विषय पर फोकस करना है, आपको अपने विषय पर प्रकाश डालना है, जो विषय हमें प्रश्न में दिया गया है।
तो यहाँ पर हमने दूसरे परिच्छेद में लिखा है, आपने उस पत्र के साथ मेरे जन्मदिन का उपहार भी भेजा था। हालांकि कोई भी उपहार आपकी मौजूदगी से ज्यादा शायद ही मुझे खुशी देता, लेकिन यह उपहार पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। चाचा जी, आप यह जानते हैं कि मैं समय को कितना अधिक पाबंद हूँ, और इसीलिए आपने यह घड़ी मुझे भेंट स्वरूप देकर मेरे इरादों को और भी ज्यादा मजबूत किया है। आपकी यह घड़ी मुझे अनुशासन और समय के महत्व के बारे में सदैव बताती रहेगी। मैं यह घड़ी पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अगले जन्मदिन पर आप भी मौजूद रहें। तो यहाँ पर हमने दूसरे परिच्छेद में क्या किया है, हमारा जो मुख्य विषय था उपहार, ठीक है, उस उपहार का जिक्र यहाँ दूसरे परिच्छेद में किया है। और उपहार कैसा है, उससे खुशी हुई या नहीं, उसके लिए चाचा जी को धन्यवाद देना, ये सारे मुद्दे जो है वो इस विषय विवेचन के परिच्छेद में आ जाएंगे। आगे आता है हमारे पत्र का अंत। तो चाची जी को चरण स्पर्श कहिएगा और नेहा और अभय को मेरा बहुत सारा स्नेह दीजिएगा। छुट्टियां होते ही मैं आप सभी से अवश्य ही मिलने आऊंगा। पत्र का ये समापन। तो इस तरह से आप पत्र का समापन करेंगे। अगर आप चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं तो आप चाची जी के लिए नमस्कार भेज सकते हैं। अगर आप माता को पत्र लिख रहे हैं तो पिताजी के लिए नमस्कार भेज सकते हैं। ठीक है, साथ में आपके जो भाई बहन हो, छोटे या बड़े, उन्हें उस तरह से आप याद कीजिए। तो ये आपका पत्र का समापन। इतना लिखने के बाद अंत में हम समाप्ति पर क्या लिखेंगे, तो ये क्योंकि अनौपचारिक पत्र है और ये हम अपने बड़े व्यक्ति को लिख रहे हैं, यहाँ पर आ गया आपका आज्ञाकारी भतीजा। नाम, उसके नीचे जो हस्ताक्षर का कॉलम था तो वहां पर समाप्ति के बाद हस्ताक्षर का मुद्दा था। हस्ताक्षर में आपका नाम या जो भी पत्र लेखन के लिए नाम का प्रयोग आपने किया है वो नाम। तो यहाँ पर हमने लिखा है अनिरुद्ध। अब उसके बाद हस्ताक्षर के बाद नाम का एक ये था, मुद्दा था। पहले था हस्ताक्षर, उसके बाद नाम। तो हस्ताक्षर में आपको सिर्फ अपना नाम, जो आपका नाम है या जो पत्र लेखन में प्रश्न में जो नाम दिया गया है, सिर्फ वो नाम लिखेंगे। और जब हस्ताक्षर के बाद नाम वाला मुद्दा है, उस नाम वाले मुद्दे में आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, अनिरुद्ध शर्मा। फिर उसके बाद था पता, यहाँ पर आप अपना पूरा पता लिखेंगे, चंद्रशेखर हॉस्टल, समर हिल, शिमला, हिमाचल प्रदेश। ये अनिरुद्ध शर्मा का पता है। तो यहाँ हमने उनका पूरा पता लिखा। और उसके बाद अंत में हमारा मुद्दा था ईमेल। तो आखिर में हमको लिखना है ईमेल। अब ये ईमेल आईडी जो है वो हमें हर किसी की नहीं पता हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, जिस नाम से आप ईमेल लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उस नाम का कोई भी एक काल्पनिक ईमेल आईडी बनाकर वो यहाँ आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी जो है वो आपके प्रश्न पत्रिका में भी नहीं दी गई होती। प्रश्न पत्रिका में जो प्रश्न होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा तो नाम और पता दिया जाएगा, लिखने वाले का और मिलने वाले का, लेकिन वहां पर भी ईमेल आईडी दी नहीं गई होती है। तो ऐसी स्थिति में आप उस नाम से संबंधित कोई भी एक काल्पनिक ईमेल आईडी बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन आपको ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक काल्पनिक ईमेल आईडी बनाया है, anusharma@gmail.com। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एक काल्पनिक आईडी, ईमेल आईडी बनाकर आप पत्र के अंत में लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा अनौपचारिक पत्र, यदि आप उन सारे मुद्दों का पालन करेंगे तो बिना किसी गलती के आप अपना अनौपचारिक पत्र अच्छे से लिख पाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे नंबर उसमें मिलेंगे। पत्र लेखन करते समय फिर से वही बातें आती हैं, आपको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना है साथ में।
जितने मुद्दे मैंने बताए अनौपचारिक पत्र के, उन मुद्दों का भी पालन करना है, और साथ ही साथ आपकी वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी आपको ध्यान रखना है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखकर आपको पत्र लेखन अच्छी तरीके से करना है। अब आगे कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाते हैं। जैसे अनौपचारिक पत्र लेखन के विषय, कौन कौन से विषय से संबंधित प्रश्न, किस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे एक प्रश्न आता है कि अपनी बेटी को उसकी शैक्षणिक सफलता पर बधाई देने के लिए एक पत्र लिखें। तो यहाँ पर क्या हो गया है, अपनी बेटी को उसकी शैक्षणिक सफलता पर बधाई देना है। अपनी बेटी यानी अब ये पत्र कौन लिख रहा होगा, या तो माँ या तो पिता। तो वो लिखेंगे किसको, अपने से छोटे को, क्योंकि उनकी बेटी है तो वो बेटी उनसे छोटी। तो यहाँ पर उस तरह के संबोधन अभिवादन शब्दों का प्रयोग आपको करना है। दूसरा विषय पूछा जाता है, अपने मित्र को अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर आमंत्रित करना है आपको, निमंत्रण पत्र लिखना है। किसे लिखना है, अपने मित्र को। और समारोह क्या है, शादी का, भाई की शादी का। तीसरा विषय है, अपने मित्र को लगभग 150 शब्दों में अपने बोर्डिंग स्कूल के अनुभव का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखें। यानी आप किसी बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं और अपने मित्र को आपको उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में जानकारी देनी है। तो ये हमारा कौन सा पत्र का प्रकार हो गया, 7वां प्रकार, जिसमें हमने लिखा था जानकारी देने के लिए लिखे जाने वाले पत्र। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न में हमें जानकारी देनी है अपने बोर्डिंग स्कूल की, अपने मित्र को पत्र लिखकर। अगला प्रश्न, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने पुराने स्कूल शिक्षक को धन्यवाद देने के लिए एक पत्र लिखें। आपके पुराने स्कूल के जो शिक्षक थे उन्होंने आपको एक अच्छा इंसान बनाया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना है। तो ये कौन सा प्रकार हो गया, धन्यवाद पत्र। अपने पसंदीदा लेखक को उसकी पुस्तक की प्रशंसा करते हुए एक पत्र लिखें। आपका जो लेखक है, आपको जो भी लेखक पसंद है, उसकी पुस्तक आपको पसंद है, उस पुस्तक की प्रशंसा हेतु पत्र। और अंत में अपने दादाजी को एक पत्र लिखें और उन्हें छुट्टियों के दौरान अपने साथ आने और रहने के लिए कहें। यहाँ हमें क्या करना है, दादाजी को निमंत्रित करना है, आमंत्रित करना है अपने साथ आकर रहने के लिए। तो इस तरह से इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की तैयारी जो है अगर आप पहले से करेंगे, अगर आप रफ में पत्र लिखकर अपनी तैयारी करेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है जब परीक्षा होंगी तो वहां पर आपको पत्र लेखन करना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। अब आप क्या करेंगे, ये मैंने आपको पत्र लेखन के विषय दिए हैं, आप चाहिए तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सामने प्रश्न तैयार है, सिर्फ हमें क्या करना है, पत्र का जो प्रारूप है उस पत्र के प्रारूप का पालन करके, पत्र का प्रारूप, अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप हमने देखा, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, विषय विवेचन, समाप्ति, हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी। तो ये जो हमने प्रारूप देखा था, इस प्रारूप को क्रम से पालन करके आप इन विषयों का पत्र लिखने का प्रयास कीजिए। और साथ ही जो हमसे छोटे हैं उनके लिए कौन से संबोधन, अभिवादन और समाप्ति के शब्द हैं, और जो हमसे बड़े हैं उनके लिए कौन से संबोधन, अभिवादन और समाप्ति के शब्द हैं, उन शब्दों को भी ध्यान से पालन कीजिए, उनका भी ध्यान से चुनाव कीजिए। तो आपका पत्र लेखन बिल्कुल सही होगा और आपको अधिक से अधिक नंबर पत्र लेखन में मिलेंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हमने रिवीजन किया अनौपचारिक पत्र लेखन का, जिसमें हमने सीखा अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप
और उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपका ये रिवीजन अच्छे से हुआ होगा, आपको अभी तक पत्र का प्रारूप याद हो गया होगा और आप बिना रुके उसका रिवीजन करते रहेंगे। रफ बुक में पत्र लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सब मुद्दे कैसे हैं, जब तक आप लिखकर इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये अच्छे से इसमें जो है आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बार ये पत्र लेखन करके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको इसका पुनरावर्तन करते रहना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी क्लास में आज हमने अनौपचारिक पत्र का रिवीजन किया, अगली क्लास में हम औपचारिक पत्र रिवीजन करने के लिए फिर से मिलेंगे। थैंक यू।